नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कोई माने या न माने, अपना मानना है कि भारत की व्यवस्था में नौकरशाही असली शासक है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और पार्टियां चाहे जो एजेंडा और योजनाएं बनाए, सबका नतीजा वही होगा जो अफसर चाहेंगे। उस नाते केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा की अधिकांश सरकारों की नौकरशाही पर निर्भरता साफ दिखलाई देती है। तभी भाजपा ज्यादा व्यवस्थापरक और यथास्थितिवादी है। भाजपा में ठोस विश्वास है कि अफसर नरेंद्र मोदी के सपनों, घोषणाओं को 2019 तक जमीन पर उतार देंगे। लेकिन अफसर क्या ऐसा इरादा लिए हुए हैं? अफसर का इरादा उस पर सवारी करने वालों की रीति नीति से बना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अफसरों ने मई 2014 में जो सोचा और आज जो सोच रहे हैं, उसी में नतीजे निकलने हैं। तभी लाख टके का सवाल है कि मोदी सरकार नौकरशाही की सवारी कैसी कर रही है। अफसर खुद क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, यह नोट करके रखें कि नरेंद्र मोदी, पीएमओ और कार्मिक विभाग ने अफसरों की छटनी, नियुक्ति और काम लेने के तरीकों में बहुत बारीक मगर गहरे परिवर्तन किए हैं। प्रधानमंत्री ने नौकरशाही को चुस्त बनाने, जवाबदेह बनाने के लिए 360 डिग्री की कसौटियों पर नियुक्ति का जो मॉडल बनाया है, उससे अफसर जमात हैरान है। अफसरों की समीक्षा या कि अप्राइजल का ढर्रा बदला है। दिल्ली में अब अफसरों की पहले जैसे नियुक्ति नहीं होती। प्रदेश से केंद्र में आने वाले अफसरों की जांच पड़ताल में सख्ती है। केंद्र की नियुक्ति में इम्पैनल होने के लिए हर अफसर का 7 पेज का MSF फीडबैक बनता है। इसमें ईमानदारी, डिलीवरी के साथ 4 तरह की कसौटियां मायने रखती है। आज इस सब पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास और क्या। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल पर राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, उपनेता आनंद शर्मा, जयराम रमेश और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम चारों चाहते थे कि सरकार वादा करे कि शीतकालीन सत्र में वो जीएसटी बिल को धन विधेयक के तौर पर नहीं पेश करेगी। लेकिन अरुण जेटली ने ये वादा नहीं किया। जेटली ने कर की दर पर ऊपरी सीमा लगाने की मांग भी नहीं मानी। इसके बावजूद कांग्रेस ने बिल का समर्थन किया। कांग्रेस के इस समर्थन को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। बिल पर चर्चा शुरू करते हुए पी चिदम्बरम ने बहुत जोर देकर इन दोनों मांगों का जिक्र किया। बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि कांग्रेस तभी समर्थन देगी जब सरकार ये दोनों मांगे मानेगी। लेकिन सरकार ने दोनों मांगों को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ पोजीशनिंग के लिए दोनों शर्तें रखी थी। सरकार के साथ हुई बातचीत में पहले ही सहमति बन गई थी, इसलिए जेटली ने कांग्रेस नेताओं की मांग पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि सरकार इस बिल को मत विभाजन के जरिए भी पास करा सकती थी, क्योंकि अन्ना डीएमके को छोड़कर सभी पार्टियां इस पर सहमत हो गई थी। ऐसे में अगर कांग्रेस अपने स्टैंड पर अड़ी रहती तो उससे नुकसान हो सकता था। दूसरे ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सद्भाव के बदले पी चिदम्बरम के परिवार को बड़ी राहत मिल सकती है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह तय नहीं कर पा रहे हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ तालमेल करें। उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, लेकिन सपा के साथ तालमेल की बात नहीं बन रही है। इसका कारण ये है कि सपा उनकी पार्टी को बहुत कम सीटों का प्रस्ताव दे रही है। रालोद नेताओं का कहना है कि अगर पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उसकी क्या हैसियत रह जाएगी। अजीत सिंह को कांग्रेस से तालमेल करने पर ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनने से वे इस विकल्प पर फिर से विचार कर रहे हैं। अजीत सिंह के लिए सबसे फायदे का सौदा भाजपा के साथ हो सकता है, लेकिन भाजपा मान रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट अपने आप उसके साथ हैं, इसलिए उसे अजीत सिंह के समर्थन की जरूरत नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि भाजपा उनसे तालमेल कर सकती है, लेकिन अभी उनको इंतजार करा रही है ताकि वे सीटों की मांग कुछ कम करे। वैसे उनकी पार्टी के कई नेता भाजपा को सबसे स्वाभाविक सहयोगी मानते हैं। ये भी खबर है कि पार्टी के कुछ नेता बसपा के संपर्क में भी हैं। उनका कहना है कि अगर सीटों की संख्या के कारण बसपा और कांग्रेस का तालमेल नहीं होता है तो बसपा और रालोद एक साथ आ सकते हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह एकमात्र नेता हैं जो चारों पार्टियों में से किसी के साथ भी तालमेल के लिए तैयार हैं।
कांग्रेस संसद में अब राज्यसभा की पार्टी बनकर रह गई है। लोकसभा के कामकाज में कांग्रेस नेताओं की कोई रुचि नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के सांसद सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लोकसभा में हिस्सा ले रहे हैं। सुबह के सत्र को छोड़ दें तो आमतौर पर सदन में कांग्रेस सांसदों की मौजूदगी नहीं रहती है। जिस समय सदन में सोनिया या राहुल गांधी आते हैं, उसी समय कांग्रेस के सांसद दिखाई देते हैं। कांग्रेस के एक युवा सांसद का कहना है कि लोकसभा में पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो सांसदों को रोक कर रखे, इसलिए सारे सांसद अपनी सुविधा के हिसाब से आते हैं। अगर किसी को किसी मसले पर बोलना है तो वह संसद में आता है और फिर अपना भाषण देकर निकल जाता है। कांग्रेस सांसदों की गैर हाजिरी का नतीजा ये होता है कि उसकी सहयोगी पार्टियों के सांसद आगे की बेंच पर बैठे रहते हैं। राजद के जयप्रकाश यादव नियमित रूप से सदन में रहते हैं और कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। कांग्रेस की युवा टीम के सदस्यों में चाहे गौरव गोगोई हो या सुष्मिता देव हो या राजीव सातव और रवनीत सिंह बिट्टू हो, सब हंगामा करने के मौके पर सदन में दिखाई देते हैं। कांग्रेस सांसदों के नहीं रहने से तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल के सांसद विपक्ष की भूमिका निभाते रहते हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की सरजमी पर उसे जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का महिमा मंडन बंद किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के हमदर्द देशों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता है। उनके सख्त तेवर को देखते हुए पाकिस्तान ने अलग पैंतरा चला और उनके भाषण को दिखाने की अनुमति नहीं दी। पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के भाषण के दौरान किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दिया। बहरहाल राजनाथ सिंह ने कश्मीर में मारे गए हिजबुल आतंकी बुरहान वानी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आतंकवाद का महिमा मंडन बंद होना चाहिए और आतंकियों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कोई दोपक्षीय वार्ता नहीं की, लेकिन सार्क देशों के दूसरे गृह मंत्रियों के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सिर्फ गृह मंत्रियों के सम्मेलन में ही पाकिस्तान के प्रति सख्त तेवर नहीं दिखाए, बल्कि अपने हाव भाव से भी भारत की नाराजगी जाहिर कर दी। उन्होंने पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार खान की ओर से दिए गए दोपहर के भोज में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले सम्मेलन की जगह पर राजनाथ सिंह ने निसार खान से बमुश्किल हाथ मिलाया। ये औपचारिक हैंडशेक की तरह नहीं था और इस दौरान मीडिया को फोटो लेने की इजाजत भी नहीं दी गई। गौरतलब है कि राजनाथ सिंह कल 2 दिन की पाकिस्तान यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे थे। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्यों ने उनकी पाकिस्तान यात्रा का विरोध किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका दिया है। अदालत ने दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को लेकर चल रही जंग में एक अहम फैसला दिया है और कहा है कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक हैं और दिल्ली सरकार उनकी मंजूरी के बगैर कोई कानून नहीं बना सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अदालत ने ये भी साफ कर दिया कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बनी रहेगी और उपराज्यपाल हर मसले पर कोई स्वतंत्र फैसला कर सकते हैं। साथ ही दिल्ली सरकार को कोई भी अधिसूचना जारी करने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दो टूक अंदाज में कहा कि दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो केंद्रीय कर्मचारियों पर कार्यवाही नहीं कर सकता है। अदालत ने कहा कि दोनों मामलों में दिल्ली सरकार का कमेटी बनाने का फैसला अवैध है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आज गुजरात जाकर दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि गौरक्षा के नाम पर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए ऊना जाने से पहले मायावती ने अहमदाबाद में लोगों को संबोधित किया और कहा कि दलितों को सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी चाहिए। दलितों के साथ अपने को जोड़ते हुए मायावती ने कहा कि उन्होंने टेलीविजन पर देखा कि कैसे कुछ लोग दलितों की पिटाई कर रहे थे। मायावती ने कहा कि वो पिटाई देखकर लग रहा था कि कोई उनकी कमर पर मार रहा हो। उन्होंने 11 जुलाई की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि गौरक्षा के नाम दलितों की उत्पीड़न और शोषण हो रहा है और वे ऐसी घटनाओं पर गुस्सा जाहिर करने आई है। आम आदमी पार्टी ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज 19 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। आपकी इस पहली सूची में वरिष्ठ वकील HS फुल्का और हिम्मत सिंह शेरगिल का नाम शामिल है। हाल ही में आप में शामिल होने वाले एक पंजाब के दलित नेता व पूर्व बसपा सांसद मोहन सिंह फिरोजपुर ग्रामीण से प्रत्याशी होंगे। वरिष्ठ वकील HS फुल्का को दखा से पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। फुल्का ने 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक अभियान चलाया था और बताया जा रहा है कि वो पार्टी के मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। शेरगिल SAS नगर मोहाली से उम्मीदवार होंगे। आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह और आप सांसद भगवंत मान सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। केंद्र में पहले राज्यों के अफसरों के काम की बनी सालाना ACR पर लिस्ट बनती थी। राजनीतिक आकाओं की लॉबिंग से अफसर केंद्र में आते थे। नरेंद्र मोदी ने उस सिस्टम को चुपचाप बहुत बदला है। अब राज्यों की ACR से अधिक
उनकी काबिलियत, ईमानदारी और अलग अलग जरियों से आई फीडबैक पर कार्मिक विभाग में अफसर छंटते हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नौकरशाही से काम निकालने का पुराना अनुभव है। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व के बजाय अपने अधिकारियों से ज्यादा काम कराए थे। एजेंडा उनका होता था और उसे अधिकारी अमल में लाते थे। प्रधानमंत्री के रूप में भी वे इसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए उनको कई चीजों में बदलाव लाना पड़ा है, क्योंकि केंद्र में अधिकारियों का सिस्टम राज्यों से अलग काम करता है। सो कई चीजों को उन्होंने बदल दिया और कई चीजों में बदलाव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों की छंटनी और नियुक्ति का अपना सिस्टम बनाया है। बरसों से चले आ रहे ढांचे को बदला है। आईएएस अधिकारियों का वर्चस्व खत्म किया है। संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव के स्तर पर दूसरी सेवाओं और अधिकारियों को मौके मिले हैं। इसकी वजह से अनेक आईएएस अधिकारी अपने कैडर में लौट गए हैं। अधिकारियों के प्रमोशन के भी नए नियम बनाए गए हैं। खराब रिकॉर्ड वाले अधिकारियों की पहचान की गई है और उनको समय से पहले रिटायर करने की योजना भी बनी है। राज्यों से आने वाले अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सिर्फ राज्य से मिली एसीआर पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। तभी नियुक्ति मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी एसीसी के कामकाज का तरीका भी बदला है। सिर्फ गृह मंत्रालय या डीओपीटी से भेजे गए नामों पर फैसला नहीं किया जा रहा है। दूसरी सेवाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकार पेशेवर जानकारों की सेवा पर भी विचार कर रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नौकरशाही का ढांचा बदल रहे हैं ताकि उसे ज्यादा कार्यकुशल बनाया जा सके, तो दूसरी ओर उसके ऊपर पूरा भरोसा भी दिखा रहे हैं। तभी पहले के मुकाबले प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय का काम बढ़ गया है। सभी मंत्रालयों के कामकाज पर कैबिनेट सचिवालय और पीएमओ की नजर रह रही है। प्रधानमंत्री जिस तरह से अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ मासिक बैठक करके उनके कामकाज की रिपोर्ट लेते हैं, उसी तरह उनके मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ भी बैठक करते हैं। प्रधानमंत्री सीधे सचिवों से रिपोर्ट लेकर कामकाज का आकलन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों 2014 के बैच के अधिकारियों से मुलाकात की तो उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि वे खुलकर अपनी बात कहें और उन्हें जो ठीक लगता है उस हिसाब से काम करें। एक तरह से प्रधानमंत्री ने उनको ज्यादा स्वायत्तता देने की बात कही। अधिकारियों पर निर्भरता या उन पर ज्यादा भरोसा करने से राजनीतिक नेतृत्व में थोड़ी बेचैनी जरूर होगी, लेकिन प्रधानमंत्री और उनके सचिवालय का मानना है इससे नतीजे बेहतर होंगे। राजनीतिक नेतृत्व के बजाय अधिकारियों से काम निकलवाने की इस नीति के नतीजे अभी नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर इस प्रयोग से 2019 तक नतीजे आ जाते हैं और प्रधानमंत्री ने जितनी योजनाओं का ऐलान किया है उनमें से आधे भी जमीन पर उतर जाते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। प्रधानमंत्री ने कामकाज, ईमानदारी और फैसले की क्षमता जैसी कसौटियों पर अधिकारियों की नियुक्ति का सिस्टम बनाया है। अगर ये सिस्टम काम करता है तो अधिकारियों की तैनाती और उनके तबादले में नेताओं की दखल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष नौकरशाही के लिए ये पहली जरूरत है। अगले 3 साल के कामकाज की परीक्षा इसी कसौटी पर होनी है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नौकरशाही के हाल पर चर्चा करेंगे। कहते हैं केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग का डेटाबेस बहुत बदल गया। पिछले साल अखिल भारतीय सेवाओं के कोई 1250 अफसरों की पड़ताल हुई थी और कोई 750 अफसर इम्पैनल हुए थे। इस साल ये संख्या घटकर 550 हो सकती है। ऐसा सख्त छंटनी के कारण होगा। सवाल है, अफसर का उत्साह, मनोबल क्या मुश्किल में नहीं होगा? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला है। मुकुल जी, भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में नौकरशाही का ढर्रा किस तरह का बदला हुआ लगता है? उनकी अप्रोच, उनके मनोबल की क्या दशा है? देखिए, काफी डीमोरलाइजेशन है। मोदी जी जब आए तो पहला चीज इन्होंने जो किया वो ये था कि सेक्रेटरी लेवल तक के ऑफिसर को पंचिंग करनी पड़ेगी। पंच इन पंच आउट। आप इस तरीके से टॉप सिविल सर्वेंट्स को नहीं चला सकते। प्राइवेट सेक्टर में भी जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं उनको पंचिंग, एक लेवल के बाद, मैनेजर लेवल के बाद पंचिंग वंचिंग का सिस्टम नहीं है। हाँ, अच्छा, जो भी इन्हें जो करना चाहिए था, जो मिडिल लेवल और लोअर ब्यूरोक्रेसी के लिए, हाँ, वहां पर जो नियम चलने चाहिए थे, मतलब वो हाजिरी के टाइम पे आने की इस तरह के नियम, हाँ, वो पंच इन पंच आउट टाइमिंग, हाँ, उससे कुछ असर नहीं पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे कि भारत सरकार में जेएस लेवल से, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से, चाहे डायरेक्टर लेवल, जो आईएएस ऑफिसर हैं खास करके सेंट्रल सर्विसेज के, हाँ, ग्रेड ए जो ऑफिसर थे, ये सब
अधिकतर मैंने बहुत लोगों को देखा है, ये 9 बजे जाते हैं और 9 बजे रात में मोदी जी के आने के पहले भी काम करते थे। ये नहीं है कि उनको आपको ये करने की जरूरत थी कि भाई आप टाइम इन और टाइम आउट कीजिए। सवाल ये है कि जब आप प्रधानमंत्री हैं तो आप मोटिवेट कैसा करते हैं, और मोटिवेशन करने के, ठीक है आप खुद 18 घंटा काम करते हैं, 18 घंटा काम करने से आप मोटिवेट नहीं करते लोगों को कि और 12 घंटे जो काम कर रहा है कि वो 18 घंटे करें। नहीं, लेकिन ज्यादा मोटिवेशन का ज्यादा आधार ये नहीं कि भाई आपको काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, आप नतीजे देंगे तो अच्छा उस पे वो होगा, तो अच्छा अप्राइजल ठीक होगा, ये कसौटियां ज्यादा ठीक नहीं। पहले जैसा जो राजनीतिक लॉबिंग होती थी या जो डर रहता था या सिफारिश से होती थी, वो सब खत्म होने का फायदा नहीं है। वो खत्म नहीं हुआ ना। इन्होंने जो नया सिस्टम लगाया है 360 डिग्री का, देखिए सरकार में पहले ही से एक सिस्टम बना हुआ, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो बना हुआ था उसको इन्होंने एक किनारे लगा दिया। क्योंकि नहीं, वो इसलिए कि भाई ACR स्टेट के अंदर जो बनती थी उसमें देखिए ना, स्टेट के अंदर बनती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में बनती थी, फिर स्टेट विजिलेंस देखता था, सेंट्रल विजिलेंस देखता था, CBI चेक करती थी, IB चेक करती। जो ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बने हुए हैं ये सब टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है। अच्छा, इसको आपने उसके ऊपर आपने और ला दिया 360 डिग्री। ये अगेन प्राइवेट सेक्टर का कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट सेक्टर में ना CBI है, ना IB है, ना स्टेट विजिलेंस है, ना सेंट्रल विजिलेंस है, हाँ ना ACR है। आप मान लीजिए आप अपनी A से कंपनी B में जा रहे हैं, हाँ तो आप को नॉर्मली क्या होगा कि आपको 3 रेफरेंसेस देने पड़ेंगे ताकि जो कंपनी मैनेजमेंट है जहां पर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वो रीचेक करे कि आप जो चीजें आपने अपनी बायोडेटा में लिखा है हाँ वो सही है या नहीं। लेकिन भारत सरकार में वो स्थिति तो है नहीं, क्योंकि आप सरकार में ही काम कर रहे हैं और सरकार में डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो आपका जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। वो सारी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसमें कमी ये हो जाती थी कि भाई कई लोग जैसे जिसकी ईमानदारी को लेकर शक है वो भी ACR के कारण या दूसरी व्यवस्थाओं के कारण, मैनेजमेंट के कारण अपने अच्छे उसमें पोस्टिंग पा जाते थे, वो हो जाता था। या इसी तरह डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, ईमानदार है लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही तो उसमें लेकुना रहता था। वो अब उसकी अगर उस पर उसको चुस्त करें तो वो नहीं रुकेगा। क्यों 360 डिग्री में इन्होंने क्या किया है कि अब मान लीजिए आज के दिन 83, 84, 85, 86 बैचेज का इम्पैनलमेंट हो रहा है। इन्होंने 75 बैच जो रिटायर हो चुके हैं, 75 बैच के 3-4 ऑफिसर को लगा दिया कि आप 360 डिग्री इवैल्यूएशन कीजिए इम्पैनलमेंट। वही फार्म के अंदर वो अब ये मान लीजिए ये कैसे करेंगे इवैल्यूएट? ये जो है 75 बैच का वो पूछेगा अपने बैचमेट से। मान लीजिए कोई केरला काडर का है तो केरला काडर वाले अपने बैच से पूछेगा कि भाई ये फला आदमी तुम्हारे साथ काम करता था, इसका कैसा। अब एक आदमी का एक या 2 आदमी के कहने पर उस जो 360 डिग्री में बैठा हुआ आदमी है वो इवैल्यूएट करेगा कि उसका बैचमेट क्या सोचता है। खबर ये भी थी कि भाई न्यूजीलैंड है, अमेरिका है या जैसे प्राइवेट में टाटा ग्रुप है, इन सब की जो में कैसे क्या होता है अप्राइजल, उन तरीकों को करके बहुत मतलब ठोक बजाकर कार्मिक विभाग व्यवस्था कर रहा है, ये सुधारा किया। ये आखिर ये तमाम अनुभवों के आधार पर ही तो निचोड़ से ये चीज बन रही होगी। नहीं, ये इसी को कहते हैं ना हम लोगों को। देखिए अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई थी उनकी व्यवस्था आप आज के दिन भी मान लीजिए हमारे दुश्मन थे, शत्रु थे, लेकिन जो व्यवस्था उन्होंने बनाई जिस तरीके से लेकिन मुकुल जी उस व्यवस्था को उन्होंने ब्रिटेन में नहीं अपना, ब्रिटेन में अलग तरह से अप्राइजल होता है, वहां ये डरा नहीं है। हम लोग उसी में अटके हुए हैं और उसको सुधारना तो जरूरी है। नहीं, उस समय तक उनकी जो व्यवस्था थी हिंदुस्तान के लिए भी वो ब्रिटेन के मॉडल पर थी। आज के दिन हम पिछले 70 साल में हम उनकी रफ्तार से नहीं चल पाए क्योंकि हम उनकी तरह व्यवहारिक लोग हैं नहीं। यहाँ पर 2 आदमी, वो 75 बैच के 2 आदमी ने कह दिया कि भाई हरिशंकर व्यास जी ऐसे आदमी है, फला आदमी है, बस उन्होंने अपने बैचमेट से पूछ करके अपनी ओपिनियन बना ली। उसके ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी PMO ने, वो जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट है, उसने अपना डिसीजन ले लिया। उस डिसीजन होने के तरीके, ये तभी चीजें सूट करती जब एक व्यवहारिक तरीके से इसको और इसको मतलब इस सबसे नतीजे ठीक हचपच है।
जी मुकुल जी, घटपच। मुकुल जी बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।